बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर सेकेंड ईयर बुक 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 14 लुईस पास्चर, और ग्रामर सेक्शन से आज हमारा सेकंड टॉपिक होगा कंटिन्यू सॉल्व पैसेजेस, और डिस्कस करेंगे हम 16 to 18 पैसेजेस। मूव करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक की तरफ, यूनिट नंबर 14 फ्रॉम बुक 2 लुईस पास्चर। 1822 to 1895 हम अब शॉर्ट सी ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे जिनमें अर्ली लाइफ डिस्कस की जाएगी, फिर उसके बाद एजुकेशनल लाइफ, फिर उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ एंड देन उसके बाद उनकी अचीवमेंट्स डिस्कस की जाएंगे, किन किन फील्ड्स के अंदर उन्होंने काम किया। 1822 के अंदर लुईस पास्चर फ्रांस के एक कस्बे डोल के अंदर पैदा हुआ, और वालिद साहब जो थे इनके वो आर्मी के अंदर सोल्जर थे, नेपोलियन की आर्मी के अंदर, और बड़े बहादुर शख्स थे, और बहादुरी की वजह से आर्मी के अंदर उन्होंने बहुत सारे मेडल्स भी विन किए हुए थे। और इसके साथ साथ इनके वालिद साहब जो थे वो बड़े पैट्रियट किस्म के बंदे भी थे। 2 साल की उम्र थी लुईस पास्चर की कि ये फैमिली जो थी वो शिफ्ट हो गई थी डोल से अरबाट्स की तरफ। यानी इसके वालिद साहब जब इसकी उम्र 2 साल थी, ये फैमिली में सबसे छोटा था लुईस पास्चर, और उस वक्त तक उसके वालिद रिटायर्ड हुए। अब काम के लिए, बिज़नेस के लिए डोल जो थी उसकी सरजमीन कारसाज नहीं थी फेवरेबल, तो इसलिए उन्होंने प्रोग्राम किया माइग्रेट करने का डोल से अरबाट। तो पूरी फैमिली बशमूल लुईस पास्चर डोल से अरबाट मूव कर गई, और यहाँ पर आके उसके वालिद ने एक लेदर टेनरी परचेज़ की, यानी एक बंद कारखाना था, चमड़ा रंगने वाला कारखाना था, लेकिन बंद हुआ पड़ा था, और एक इन्वेस्टमेंट कर दिया आपके वालिद ने, और बड़ी सख्त मेहनत की फिर लेदर इंडस्ट्री के अंदर, और थोड़ी देर के अंदर वो इंडस्ट्री जो थी वो ग्रो कर गई, यानी एक बंद कारखाना जो था उसको रन करने में कामयाब हो गई। और इसी जगह पर ही अरबाज के अंदर ही पास्चर को कम्युनल कॉलेज के अंदर एडमिशन दिलवा दिया गया, और यहीं से आपकी प्राइमरी एजुकेशन का आगाज़ होता है। अब स्टडी अगर देखी जाए इसकी, तो प्राइमरीली ये बंदा इंटरेस्टेड नहीं था स्टडी के अंदर, दिलचस्पी नहीं थी बिल्कुल, यानी घर से स्कूल निकलता और स्कूल जाने के दौरान, स्कूल पहुंचने से पहले रास्ते में इसको शौक़ था फिशिंग का, उसके बाद फोटोग्राफी का, और उसके बाद गॉसिपिंग का। तो दोस्तों के साथ जो चिट चैट थी उसमें मसरूफ़ रहता था, पढ़ाई की तरफ तवज्जो बिल्कुल नहीं थी। और इसके वालिद साहब परेशान थे, और एक दफ़ा वालिद ने बुला के इसको समझाया भी, एडवाइस भी की कि अगर तुमने स्टडी ना की तो यकीनी तौर पर तुम्हें मेरे साथ फिर फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा एहसास पैदा हुआ, और उसके बाद ही बिकेम एन इंडस्ट्री स्टूडेंट, बहुत सख्त मेहनत करने वाला तालिब इल्म बन गया, यानी एहसास हो गया था कि ज़िंदगी में कुछ करना है। मेहनत शुरू कर दी, और अरबाट से ही अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट की और अपनी सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट की। हायर एजुकेशन के लिए अरबाट्स जो कम्युनल कॉलेज था उसके अंदर कोई ऐसे स्टाफ अवेलेबल नहीं था, ना क्लासेस थी, तो इसको मूव करना पड़ा हायर स्टडी के लिए बिसौन कॉलेज। बिसौन कॉलेज से साइंस और आर्ट्स दोनों के अंदर ही डिग्री हासिल की, और बिसौन कॉलेज के कॉलेज स्टाफ के मेंबर बन गए, यानी उसी कॉलेज के अंदर उन्होंने काम भी शुरू कर दिया। आपका इंटरेस्ट जो था इसका वो केमिस्ट्री के अंदर था, और केमिस्ट्री इस लेवल तक इंटरेस्ट डेवलप हो गया था इसका कि क्लास जो केमिस्ट्री का टीचर होता था उससे मुख्तलिफ तरह के केमिस्ट्री के क्वेश्चन करता था, और टीचर बाज़ औक़ात ऐसे क्वेश्चन होते थे कि जिनका आंसर नहीं दे सकते थे सेटिस्फैक्ट्री, और टीचर आगे से कहते हैं कि आप आराम से बैठ जाओ, क्वेश्चन करना स्टूडेंट का नहीं टीचर का काम होता है, यानी हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तुमसे, तुम अपने आप को ज़्यादा शो ना करवाओ, यानी इस तरह के कमेंट पास करके टीचर गुजारा करता था। और इसके पास असल में टीचर के पास इसके केमिस्ट्री के क्वेश्चन के आंसर्स नहीं होते थे। ये जो डीप इसके इंटरेस्ट था केमिस्ट्री के अंदर, यही बाद में इसकी फील्ड का सबब भी बना। 1848 के अंदर 26 की एज हो चुकी थी इसकी, और यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब इसकी लग गई, और 1850 के अंदर इसी यूनिवर्सिटी के अंदर काम करते हुए 2 साल का अरसा गुजरा था, और इसी यूनिवर्सिटी की जो रेक्टर था, रेक्टर की बेटी के साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, और उसकी बेटी के साथ ही उसकी शादी हो जाती है 1850 के अंदर। यहाँ तक हमने पार्ट 1 देखा लुईस पास्चर का, अर्ली लाइफ, उसकी डेट ऑफ बर्थ, फिर उसके बाद उसके वालिद की रिटायरमेंट, उसके वालिद की नेक्स्ट बिजनेस टेनरी उसने जो परचेज़ की, उसके बाद उसका काम, इसकी प्राइमरी एजुकेशन, इसका प्राइमरी इंटरेस्ट स्टडी के अंदर, फिर उसके बाद बिसौन कॉलेज की स्टडी, फिर उसके बाद इसका इंटरेस्ट स्टडी के अंदर, एंड देन एज असिस्टेंट प्रोफेसर इसकी जॉब यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग, और फिर इसके बाद इसकी शादीशुदा लाइफ 1850 के अंदर। यहाँ तक इसका पार्ट 1 कम्प्लीट होता है। इसकी अर्ली लाइफ हमने देखी, एजुकेशन प्लस इसकी जो डेट ऑफ बर्थ थी। अब सेकेंड पार्ट के अंदर कुछ हमें बताया जाता है इसकी पैट्रियटिज़म के बारे में कि ये बड़ा मुहिब वतन शख्स भी था। 1848 के अंदर
यानी जिन दिनों इसने यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग को ज्वाइन किया था एज असिस्टेंट प्रोफेसर। 1848 के अंदर जो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस थे, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो गई थी यूरोप के अंदर, सियासी सूरत हाल जो थी वो बड़ी कशमकश का शिकार हो रही थी, और उन्हीं दिनों में फ़्रांस को भी ख़तरा था जंग का। इस वजह से जो न्यू बंदे जो थे वो रिक्रूट किए जा रहे थे आर्मी के अंदर। अब असिस्टेंट प्रोफेसर भी था यूनिवर्सिटी के अंदर, इसके बावजूद भी अपने आप को इसने नेशनल गार्ड के अंदर, फ्रांस की जो नेशनल आर्मी है उसके अंदर अपने आप को इनरोल करवा लिया था, ताकि ज़रूरत पड़ने पर जना इस्तेमाल हो सके, ज़रूरत पड़ने पर वो अपने मुल्क की खिदमत कर सके। तो 1848 के अंदर प्रोफेसर होने के बावजूद भी अपने आप को नेशनल गार्ड के अंदर इनरोल करवाना ये साबित करता था कि ये एक मुहिब वतन शख्स भी था। फिर उन्हीं दिनों में 1848 के अंदर इसके पास टोटल 150 फ्रैंक करेंसी थी, 150 फ्रैंक, और इसने सारे की सारी अपनी करेंसी डोनेट कर दी थी नेशनल डिफेंस फंड के अंदर। और उसके अलावा 1870 के अंदर एक दफ़ा फिर से हालात ख़राब होते हैं। यहीं पर 1848 के अंदर हालात कशीदा हुए थे, लेकिन हालात दोबारा से नॉर्मल हुए। 1870 के अंदर हालात जब दोबारा से ख़राब होते हैं, फ़्रांस और जर्मनी की जंग का शदीद ख़तरा पैदा होता है, तो अपने आप को फिर से ऑफ़र करवाता है कि मैं भी इनरोल करवाना चाहता हूँ अपने आप को नेशनल डिफेंस के अंदर, कि अगर ज़रूरत पड़े तो मैं भी अपने मुल्क के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन 1870 के अंदर इसकी एज भी काफ़ी हो चुकी है, और अब इसको हेल्थ ग्राउंड्स पे रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, क्योंकि इससे पहले इसके ऊपर एक दफ़ा फालिज का हमला हुआ था, और वो फालिज के हमले के असरात इसके जिस्म पर बाकी थे, जिसकी वजह से क्या नाम है जनरल फिजिकल डेबिलिटी की वजह से इसको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। लेकिन इसने अपने आप को ऑफ़र करवाया था कि मैं अब भी लड़ने के लिए तैयार हूँ मुल्क की तरफ से। और जर्मनी के साथ ही हालात कशीदा थे। जर्मनी की बोन यूनिवर्सिटी से ही इसने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री भी ली हुई थी, और इसने वो डिग्री, हालात जब कशीदा थे तो डिग्री यूनिवर्सिटी को वापस कर दी, और इस लेटर के साथ वापस की कि ये आपका जो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री है मेरे पास, ये मेरे लिए एक कागज़ के टुकड़े से ज़्यादा हैसियत नहीं रखती। तुम चूँकि मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ क्या नाम है अच्छे नहीं रखते हो, अच्छे व्यूज़ नहीं रखते हो मेरे मुल्क के लिए, यानी मेरे मुल्क के बारे में तुम हमला करने का सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो मेरे मुल्क को नुकसान पहुँचाने का, तो तुम्हारी ये दी हुई डिग्री जो है ये मेरे लिए कागज़ के टुकड़े से ज़्यादा नहीं है। तो आपने वो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की जो डिग्री थी वो वापस कर दी बोन यूनिवर्सिटी को। तो ये 2 3 4 एग्जाम्पल्स, एक उसका अपनी सारी जो सेविंग थी वो डोनेट कर देना, देन अपने आप को नेशनल डिफेंस के अंदर इनरोल करवाना, फिर अगेन अपने आप को इनरोलमेंट के लिए ऑफ़र करना, लेकिन रिजेक्शन होना हेल्थ ग्राउंड्स पे, और बोन यूनिवर्सिटी को डिग्री रिटर्न करना। ये 3 4 आस्पेक्ट एलिमेंट शो करवाते हैं कि वो एक बड़ा पैट्रियट किस्म का बंदा था। उसके बाद मूव करते हैं इसकी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ। नेक्स्ट थर्ड पोर्शन है 1860 के अंदर। अब केमिस्ट्री के अंदर इसकी दिलचस्पी थी, यूनिवर्सिटी के अंदर एज असिस्टेंट प्रोफेसर भी था, सर्च भी चल रही थी इसके साथ साथ। 1860 के अंदर एक प्रॉब्लम था, लोग इससे पहले समझते थे कि जरासीम खुद ब खुद पैदा होते हैं ऑटोमेटिकली, स्पॉन्टेनियस जनरेशन इज़ अ फैक्ट, कि खुद तौलीदी यानी जानदार खुद ब खुद पैदा होते हैं, ये एक फैक्ट माना जाता था। इसने आके प्रूव किया था कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन एक फैक्ट नहीं है। इसने क्या किया, एक लिक्विड लिया, उस लिक्विड का जब माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस किया गया तो उसके अंदर बेशुमार जरासीम थे। उसके बाद इसको बॉइलिंग पॉइंट पे 100 डिग्री पे बॉयल किया गया तो देखा कि उसके अंदर बेशुमार जरासीम मर गए हैं, लेकिन कुछ जरासीम ऐसे थे जिन्होंने वो 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट को भी बियर किया और वो ज़िंदा रहे। जब फिर से माइक्रोस्कोप पे एनालिसिस किया गया तो वो जानदार ज़िंदा थे। अब जो बाकी लोग थे वो ये कहते थे कि देखो 100 डिग्री पे सारे जर्म्स मर जाते हैं। इसने कहा था कि नहीं, कुछ जरासीम ऐसे होते हैं जो बर्दाश्त कर जाते हैं टेम्परेचर को, जो नहीं मरते। इसने कहा था कि बॉइलिंग पॉइंट से भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ करो टेम्परेचर को, यानी और ज़्यादा बढ़ाओ टेम्परेचर को। जब टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया तो अब देखा कि जो जरासीम नहीं मार रहे थे 100 पे भी, जब 10 डिग्री इंक्रीज़ कर दिया गया तो वो जरासीम जो थे उनकी भी डेथ हो गई। उसके बाद जब उसको क्या नाम है वैक्यूम कर दिया गया उस लिक्विड को, तो काफ़ी दिनों के बाद जब उसका एनालिसिस किया गया तो उसके अंदर कोई जरासीम मौजूद नहीं था। इस तरह उसने प्रूव किया कि भाई कोई भी जरासीम जब वो खुद ब खुद नहीं पैदा होता बल्कि जरासीम जरासीमों से ही पैदा होते हैं। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन को उसने फर्स्ट टाइम जो था वो रॉन्ग प्रूव किया था। ये 1860 के अंदर इसकी पहली अचीवमेंट थी। फिर उसके बाद 1870 के अंदर ब्रूइंग इंडस्ट्री का क्या, 1870 के अशरे में उस दौरानिए के अंदर जर्मनी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी हुई थी शराब तैयार करने वाली। सुर्ख रंग की शराब तैयार की जाती थी जो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट की जाती थी जर्मनी की तरफ से, और बड़ी महंगी शराब बिकती थी। और हत्ता कि फ़्रांस के अंदर भी शराब इंपोर्ट की जाती थी जर्मनी से। अब हालात कशीदा हुए ना जब दोबारा दूसरी दफ़ा
इसने सोचा कि क्यों ना हम इतना बड़ा रेवेन्यू हम लोग क्या नाम है करते हैं, स्पेंड करते हैं, रेवेन्यू हम लोग उनको देते हैं इतना ज़्यादा, तो क्यों ना अपने मुल्क के अंदर ही एक ब्रोइंग इंडस्ट्री जो वो उसको डेवलप किया जाए। इसने सर्च शुरू कर दी और 1870 के अंदर ही इसने अपने मुल्क के अंदर शराब को कशीद करने के कारखाने लगाए और उन्होंने बिल्कुल उसी लेवल की, जिस लेवल की शराब जर्मनी के अंदर तैयार होती थी, उसी लेवल की शराब जो वो फ्रांस ने भी तैयार करना शुरू कर दी। ना सिर्फ तैयार करना शुरू कर दी बल्कि लम्पसम क्वांटिटी के अंदर तैयार की और वो शराब जो थी वो बाहर के मुल्कों को एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दी। तो 1870 के अंदर ये इसकी सेकंड अचीवमेंट थी जो इसने ब्रूइंग इंडस्ट्री जो थी उसको डेवलप किया। उसके बाद इसने ये भी बताया कि फर्मेंटेशन जो थी, उसने बोला कि ये क्यों होती है, चीज़ें क्यों ख़राब हो जाती हैं। तो इससे पहले लोग समझते थे कि चीज़ें खुद ब खुद ख़राब हो जाती, इसने बताया कि खुद नहीं, चीज़ें जरासीमों की वजह से ख़राब होती हैं, जर्म्स की वजह से। लुईस पास्चर वो पहला बंदा था, हमने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि वो पहला शख्स था जिसने फर्स्ट टाइम जर्म्स का कॉन्सेप्ट दिया था। इसने बोला था कि बीमारियां भी किस वजह से होती हैं, सुपरस्टिशियस बिलीव नहीं है, बीमारियां क्या नाम है जिन्नात की वजह से, इन चीज़ों की वजह से नहीं होती हैं, बल्कि बीमारियां किस वजह से होती हैं, जरासीमों की वजह से होती हैं। तो इसने बोला कि जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो भी जर्म्स की वजह से होता है। उन्हीं दिनों लॉर्ड लिस्टर ने भी लोगों को बता दिया था कि ये जो ज़ख़म ख़राब हो जाते हैं ना, ज़ख़म के अंदर पीप पड़ जाती है, पस पड़ जाती है, इसकी वजह भी और कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि इसके अंदर जरासीम मौजूद होते हैं जो ज़ख्मों की ख़राबी का सबब बनते हैं, जिसमें ज़ख्मों के अंदर सोजिश पैदा करते हैं। तो यहाँ से इसने ये आइडिया फिर से क्रिएट कर दिया था कि बीमारियाँ और फर्मेंटेशन ये प्रोसेस किस वजह से हो रहा है, जर्म्स की वजह से हो रहा है। इसके बाद इसकी फोर्थ अचीवमेंट थी 1849 से लेके 1865 तक, 49 से लेके 65 तक फ्रांस के अंदर सिल्क वॉर्म इंडस्ट्री जो थी वो बड़ी अरूज पे थी। रेशम के कीड़े पालने का काम ख़ास कर जनूबी फ्रांस के अंदर बहुत ज़्यादा किया जाता था और उस इलाके के अंदर रेशम यानी अब फ्रांस जो था उस रेशम को एक्सपोर्ट भी करता था और उससे एक हैवी अमाउंट क्या नाम है रेवेन्यू जनरेट करता था। 49 से लेके 65 तक बड़ा कामयाब बिजनेस चल रहा था, पीक पे चला था। अचानक 1865 के अंदर 1865 के अंदर एक मुतद्दी बीमारी फैली कीड़ों के अंदर, जिसकी वजह से पूरे जनूबी फ्रांस के अंदर जितने मराकज़ थे रेशम के, सिल्क वॉर्म जो सेंटर्स बने हुए थे, सारे कीड़े जो थे वो मरना शुरू हो गए, बीमार होना शुरू हो गए। गवर्नमेंट के लिए भी ये बड़ी तशवीश का सबब था कि अचानक से वो रेवेन्यू जो वो कम होना शुरू हो गया था। हुकूमत ने फ़ौरन से क्या नाम है मशवरा किया लुईस पास्चर से कि वजह ढूंढो कि प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से ये बीमारी फैलती जा रही है, इसको रोका कैसे जा सकता है। 1865 के अंदर इसने स्टार्ट किया, सर्च स्टार्ट की कि क्या वजह बनी है कि ये बीमार क्यों होना शुरू हो गए हैं। तो फिर इसने कुछ वजूहात लोगों को बताई। उसने बोला कि अब करंटली अब चूँकि इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ज़वाल पजीर हो रही है, फ़िलहाल इस तरह से किया जाए कि तमाम जो कीड़े हैं जहाँ पर कीड़े पाले जा रहे हैं रूम्स के अंदर जो उनके लिए तैयार किए हुए हैं, वहाँ से निकाल के नए वेंटिलेटेड रूम तैयार करो और जो सेहतमंद कीड़े इन्हें वहाँ पर शिफ्ट कर दो, यानी हवा साफ़ सुथरी हो वहाँ पर और उनके खाने का मुनासिब इंतज़ाम हो, रोशनी का मुनासिब इंतज़ाम हो, और पुरानी जो जगह थी उनको एक्सपायर कर दो, उनको ख़त्म कर दो, यानी इनको रिप्लेस कर दो नई जगहों पे। नंबर 1। नंबर 2, जितने रेशम के कीड़ों के अंडे हैं, जो ख़राब अंडे हैं वो साइड पे कर दो, जो सही वाले अंडे उनको अलहदा कर दो, और जो ख़राब है उनको तलब कर दो, और जो सही वाले अंडे उनसे दोबारा रेशम के कीड़े आगे पैदा करो, ताकि अब जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो अच्छी होगी, वो बीमार जनरेशन जब वो नहीं होगी बीमार अंडे। और दूसरा, बीमार अंडे सेहतमंद जो अंडे उनको ख़राब करने का सबब भी नहीं बनेंगे। इलाज नहीं था, सिर्फ परहेज़ और सिर्फ एक ट्रिक बताया, और इस वजह से इस पर अमल किया फ्रांस के लोगों ने, जनूबी फ्रांस और शुमाली फ्रांस के लोगों ने, और इस पर अमल करने की वजह से पूरी वो जो सिल्क वर्म इंडस्ट्री थी जो डिक्लाइन हो रही थी वो दोबारा से डेवलप होना शुरू हो गई, दोबारा से उसने तरक्की करना शुरू कर दी। तो 1865 में इसका ये सिर्फ एक एडवाइस जो थी वो मुल्क के लिए बेहतरी का सबब पैदा हुई, तो इसकी ये फोर्थ अचीवमेंट थी। फिर 1877 के अंदर इसने सर्च की इंटेस्टिनल फीवर के ऊपर। जानवरों का एक तहाली बुखार होता है, यानी आंतों का बुखार इसे कहा जाता है, इंटेस्टिनल फीवर, और बहुत ज़्यादा जानवर इससे मरते हैं। इसने सर्च की शुरू की कि कौन से वाला जरसूमा है जो इनकी बीमारी का सबब बनता है, उसको जरासीम को सर्च किया गया, और फिर एक मेथड इसने सर्च किया जो हमने लास्ट टाइम फ्लेमिंग वाले में भी डिस्कस किया था। मेथड क्या था कि जो जरासीम मरीज़ लाया जाता, जो भी जानवर लाया जाता इसके पास, उसी जरासीम जानवर के जिस्म से जरासीमों को लिया जाता और दोबारा से उन्हीं जरासीमों को जिस्म के अंदर दाखिल कर दिया जाता। असल में क्या था, बीमारी वाले जो जर्म्स होते हैं वो वीक जर्म्स होते हैं, और जो बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग जर्म्स होते हैं। तो इसने क्या किया, वीकर जर्म्स वर्सेस स्ट्रॉन्ग जर्म्स, यानी बीमार जिस्म में से ही
जरासीमों को लिया और उन्हीं जरासीमों को दोबारा लैब के अंदर उनको केमिकल मिला के उन्हीं जरासीमों को दोबारा जिसम में मौजूद जो बीमारी वाले जरासीम थे उनके खिलाफ लड़वाया, यानी जरासीमों के खिलाफ फाइट करवा के उसने जिस्म को ठीक कर दिया। तो उसने बोला कि ये एक बेहतरीन तरीकाकार है। इससे फ़ायदा क्या हुआ, यानी बीमार जिस्म से जरासीम लेके दोबारा इंजेक्ट करने से जो भेड़ें थी उनका डेथ रेट 80% तक डिक्रीज़ कर गया, और जो आम मवेशी थे 5% जो डेथ रेट पहुंच चुका था वो 0.5% यानी आधे % तक डेथ रेट रह गया। यानी बड़ा बेहतरीन तरीका इलाज जिसने दरियाफ़त कर दिया था 1877 के अंदर, यानी वीकर जर्म्स वर्सेस स्ट्रॉन्ग जर्म। इसके बाद इसने प्रेगनेंसी फीवर जर्म्स इसके बारे में भी दरियाफ़त किया। अब समटाइम ये होता है कि ख़वातीन जो होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको फ़ीवर होता है, बुखार, और उस बुखार की वजह से भी ख़वातीन की डेथ हो जाती है। तो इसने सर्च किया फर्स्ट टाइम कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन से वाले जरासीम ऐसे हैं जो औरत की बॉडी पे हमला करते हैं जिसकी वजह से उसकी डेथ का सबब बनते हैं। तो उन जरासीमों को भी इसने हाईलाइट किया और उनके लिए मेडिकेशन का भी इंतज़ाम किया। इसी तरह इसकी नेक्स्ट जो अचीवमेंट थी वो पेंडेमिक वैक्सीनेशन थी, यानी पेंडेमिक के दौर कोई भी वबाई मर्ज शुरू होती थी तो इसने वैक्सीनेशन का तरीकाकार दरियाफ़त कर लिया था, जो ऊपर हमने डिस्कस किया कि जो भी मरीज़ आता जो वबाई मर्ज का शिकार होता उसके जिस्म से ही कमज़ोर जरासीम लिए जाते बीमारी वाले, उनको केमिकल मिला के दोबारा से उन्हीं जिस्म के अंदर दाखिल कर दिया जाता, और इस तरह वबाई अमराज से भी लोगों को महफूज करने का प्रोसेस शुरू हुआ। 1885 के अंदर इसने हाइड्रोफोबिया का कामयाब इलाज दरियाफ़त कर लिया। हाइड्रोफोबिया ये रेबीज़ भी इसको बोला जाता है, ये पागल कुत्ते के काटने से जो बीमारी पैदा होती है वो वाली। और 1885 के अंदर इसने अब इस बीमारी का इलाज भी उसने उसी तरीके से वैक्सीनेशन के तरीके से, यानी वीकर जर्म्स वर्सेस स्ट्रॉन्ग जर्म, इसी को सामने रखते हुए किया। 1885 के अंदर इसने एक बच्चा इसके पास लाया गया और वो बच्चे को पागल कुत्ते ने काटा हुआ था, बीमारी शदीद थी, हॉस्पिटल में इसने रखा। 10 दिन तक उसी के जिस्म से बीमार जरासीमों को लेता, उन्हें लैब के अंदर टेस्टिफाई करता, केमिकल साथ मिलाता और दोबारा उन्हीं जरासीमों को बॉडी में दाखिल कर दिया जाता। अब जर्म वर्सेस जर्म फाइट के दौरान बच्चा विद इन 10 डेज जो वो रिकवर हो गया। तो एक बेहतरीन इसने तरीका इलाज दरियाफ़त कर लिया था 1885 के अंदर हाइड्रोफोबिया का। और उसके बाद यहाँ तक हमने इसकी अचीवमेंट देखी कि ओवरऑल किसने कौन कौन सी इंडस्ट्री, नंबर 1 इसने स्पॉन्टेनियस जनरेशन पे काम किया, नंबर 2 इसका काम था ब्रोइंग इंडस्ट्री पे, नंबर 3 फर्मेंटेशन का इसने फार्मूला, एंड नंबर 4 सिल्क वॉर्म इंडस्ट्री के बारे में इसकी एडवाइस, नंबर 5 इंटेस्टिनल फीवर का कामयाब इलाज, और प्रेगनेंसी फीवर नंबर 6 एंड पेंडेमिक वैक्सीनेशन, और नंबर 8 हाइड्रोफोबिया का। ये 7 से 8 उसकी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज थी जिसने दुनिया में नाम पैदा किया। इसके बाद यहाँ पर उसकी अचीवमेंट्स कंप्लीट होती हैं जो हमारे चैप्टर के अंदर डिस्कस की हुई हैं। नेक्स्ट हमें बताया जाता है कि इसकी ये जो रिसर्च थी सारी की सारी, इसकी सर्च असल में थी जर्म्स के ऊपर, जरासीमों के ऊपर। अब इसकी सर्च को मद्देनज़र रखते हुए बाकी साइंटिस्ट ने भी सर्च शुरू कर दी थी जरासीमों के ऊपर। कोई भी बीमारी सामने आती तो उस बीमारी से मुतल्लिका जरासीमों के ऊपर सर्च शुरू कर दी जाती। साइंसदानों को इसने रास्ता दिखाया। 1880 से लेके 1890 इस दिहाई के दौरान डिप्थीरिया, टाइफाइड, कॉलरा, माल्टा फीवर और इस तरह की बहुत सारी और जो बीमारियां थी जो आम बीमारियां थी लेकिन नाकाबिले इलाज थी, इनके जरासीम भी दरियाफ़त किए गए और इनका इलाज भी दरियाफ़त किया गया। 1898 से 1900 के दरमियान 2 सालों के दरमियान मलेरिया और येलो फीवर जो था इसका इलाज भी दरियाफ़त कर लिया गया था। और पास्चर की ये जो इतनी बड़ी कामयाबियाँ थीं और पास्चर ने जो दुनिया को एक नया सोचने का आउटलुक दिया था, एक नया नज़रिया दिया था कि बीमारियाँ सुपरस्टिशियस बिलीफ नहीं हैं, बीमारियाँ जर्म्स की वजह से होती हैं। इसकी सारी अचीवमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए लंदन के अंदर एक इंस्टीट्यूट कायम किया गया जिसका नाम रखा गया पास्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन। और बाद में 73 की एज में इसकी डेथ होती है और इसी इंस्टीट्यूट के अंदर इसकी कब्र मौजूद है, यानी इसको दफना दिया गया। इस तरह से ओवरऑल हमने यूनिट नंबर 14 का शॉर्ट्स ओवरव्यू किया, इसकी अर्ली लाइफ, इसकी एजुकेशनल लाइफ, इसका केमिस्ट्री के अंदर दिलचस्पी, फिर इसका यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर की लेवल तक पहुंचना, दैन पैट्रियटिज़म की चंद एक एग्जांपल हमने यहाँ पे देखी। उसके बाद इसकी अचीवमेंट देखी जो भी हमने आप रिव्यू किया, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ग्रोइंग इंडस्ट्री, सिल्क वॉर्म इंडस्ट्री, इंटेस्टिनल फीवर, प्रेगनेंसी फीवर और उसके बाद हाइड्रोफोबिया का कामयाब इलाज। और एट द एंड हमने देखा कि इसी रिसर्च को मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टरों ने किस तरह से साइंटिस्ट ने मज़ीद बीमारियों के जरासीम दरियाफ़त किए और साथ उनका इलाज भी दरियाफ़त किया। तो इस तरह से एक शानदार एक हिस्टोरिकल फिगर था जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 14 में। मूव करेंगे अब शॉर्ट ओवरव्यू के बाद इसकी रीडिंग की तरफ। और आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 14 और पेज नंबर है टेक्स्ट बुक के ऊपर 66।
पास्चर वॉज बॉर्न इन क्वाइट हम्बल सर्कमस्टांसिस। पास्चर बड़े आम हालात के अंदर पैदा हुआ था एट डोल इन द जोरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस, फ्रांस के ज़िला जोरा के एक कस्बे डोल के अंदर 1822 के अंदर। हिज फादर वाज ए यंग मैन एंड हैड बीन वन ऑफ द नेपोलियनिक्स कॉन्स्क्रिप्ट्स। आपके वालिद साहब एक नौजवान थे और नेपोलियन की जो कॉन्स्क्रिप्ट थे, कॉन्स्क्रिप्ट कहते हैं ऐसे सिपाहियों को जिनको ज़बरदस्ती भर्ती किया जाए। यानी जंग के दिनों में क्या होता है कि जब मैन पावर ज़्यादा चाहिए होती है तो हुकूमत की कोशिश होती है कि जितने बंदे जो फिज़िकली फिट हैं उनको जल्दी से इनरोल कर लिया जाए, ताकि एमरजेंसी की सूरत में अगर जवान ज़्यादा मारे जाएँ तो ये जो न्यू हायर्ड बंदे हैं इनको फ़ौरन से इस्तेमाल किया जाए। तो नेपोलियन की आर्मी के अंदर भर्ती था एंड हैड वन द क्रॉस ऑफ द लीजन, और क्रॉस ऑफ द लीजन भी उसने विन किया हुआ था। यानी इनाम, ये टाइटल का नाम था क्रॉस ऑफ लीजन। ऑन द फील्ड ऑफ बैटल, मैदान जंग में, फॉर वेलवर एंड फिडेलिटी, वफादारी और बहादुरी की बुनियाद पे। दस द सन वाज फॉर्चुनेट इन पोजेसिंग 4 बियर्स। इस तरह से ये बेटा जो पैदा होने वाला बंदा था ये खुशकिस्मत था अबाउजाद की तरफ से, ऑफ करेक्टर एंड स्ट्रेंथ, कि उसके अबाउजाद ताकत और किरदार के लिहाज से मजबूत थे। देर इज़ मच एविडेंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द फादर ऑन द सन, और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमें नज़र आता है पास्चर की लाइफ के ऊपर उसके बाप का। पास्चर शोइंग टाइम आफ्टर टाइम द स्ट्रेंथ ऑफ हिज डिवोशन टू द फ्रांस, और पास्चर ने भी वक्तन फ़वक्तन अपनी जो हुब्बुल वतनी थी उसको शो किया फ्रांस के साथ। ही वॉज परहैप्स इवन मोर ऑफ अ पैट्रियोट दैन अ साइंटिस्ट, वो शायद साइंटिस्ट से ज़्यादा एक मुहिब वतन शख्स था। इन 1848 1848 में वैन यूरोप वाज पोलिटिकली अपहीव, जब यूरोप के अंदर इंतशार पैदा हुआ, पास्चर इनरोल हिमसेल्फ इन द नेशनल गार्ड, पास्चर ने अपने आप को भर्ती करवाया आर्मी के अंदर। एंड सीइंग वन डे इन द प्लेस ड्यू पेंथिन, और उसको भी एक दिन अ सॉर्ट ऑफ आल्टर्ड लेबल्ड आल्टर्ड मीन कहते हैं कुर्बान गाह को, यानी मैदान जंग को, अपने आप को आर्मी के अंदर भर्ती करवाया और देखा गया कि इसको भी उस जगह पर पहुँचाया गया, यानी आर्मी के लिए सर्व करने के लिए अपने आप को ऑफर कर दिया इसने। ऑटल डी ला पेट्राई, ये एक फ्रेंच टर्म है, ऑटल डी ला पेट्राई, इसका मतलब होता है वतन की कुर्बान गाह। यानी जो पीछे वर्ड यूज़ किया गया ना, प्लेस ड्यू पेंथियन, ये वो जगह थी जहाँ पर आर्मी को ट्रेनिंग दी जाती थी, और फ्रेंच में इसका नाम रखा गया था ऑटल डी ला पेट्राई। यानी उस जगह पर गया ट्रेनिंग सेंटर पे और अपने आप को इसने इनरोल करवाया आर्मी के अंदर। प्रमोटली प्लेस्ड ऑन इट ऑल हिज वर्ल्डली वेल्थ 150 फ्रैंक, ना सिर्फ इनरोल करवाया बल्कि जितनी इसके पास सेविंग थी 150 फ्रैंक्स वो सारे के सारे इसने डोनेट कर दिए। अगेन इन 1870 1870 में ही वाज रिटर्निंग फ्रॉम जर्मनी टू फ्रांस, जब वो जर्मनी से फ्रांस आ रहा था, एंड एट द स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी में काम भी कर रहा था। हर्ड दैट फ्रांस वाज ऑन द वर्ज ऑफ वार विद जर्मनी, यानी जर्मनी से वापस आ रहा था 1870 में, वहाँ से डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री कंप्लीट करने के बाद मालूम हुआ कि जर्मनी फ्रांस के साथ जंग का इरादा रखता है। वेयर अपॉन ही हरीड टू पेरिस, जहाँ से वो पेरिस पहुँचा, एंड वाज एक्सीडिंगली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मिलिट्री अथॉरिटीज़ रिफ्यूज टू इनरोल हिम इन द नेशनल गार्ड। पेरिस इसलिए पहुंचा ताकि वो भी अपने आप को आर्मी में भर्ती करवा सके, लेकिन आर्मी की तरफ से इस दफ़ा उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया। ऑन द स्कोर, इस वजह से दैट अ हाफ पैरालाइज मैन वाज यूजस इन द आर्मी, कि जो हाफ पैरालाइज बंदा है वो आर्मी के लिए काबिल कबूल नहीं है, यानी मफलूज ज़्यादा जो शख्स है वो आर्मी के लिए कबूल नहीं है। ही हैड अ पैरालिटिक स्ट्रोक 2 years बिफोर, 2 साल पहले उसके ऊपर फालिज का हमला हुआ था इन 1688, एंड नेवर शुक ऑफ द फिजिकल इफेक्ट्स, और उसकी जो जिस्मानी फिज़िक थी उसके ऊपर इसके असरात मौजूद थे। दो आफ्टर 2 year, अगर जो 2 साल के बाद ही वॉज एबल टू कंटिन्यू हिज मेंटल वर्क एज वेल एज एवर बिफोर, दिमागी तौर पर वो पहले की तरह फिट ही था, लेकिन जिस्मानी तौर पर कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हावी हो चुकी थी। हाउएवर टू रिटर्न टू हिज बॉयहुड, अगर हम उसके बचपन को देखें, व्हेन ही वाज 2 years ऑफ ओल्ड, जब उसकी उम्र 2 साल थी, द फैमिली मूव फ्रॉम डोल टू अरबास, और फैमिली मूव कर गई डोल से अरबास। वेयर हिज फादर ब्रॉड अ स्मॉल टेनरी, जहाँ पर उसके वालिद साहब ने एक चमड़ा रंगने का छोटा सा कारखाना लिया। एंड हियर पास्चर वाज सेंट टू स्कूल एट द कम्युनल कॉलेज, और यहीं पर पास्चर को कम्युनल कॉलेज के अंदर भेजा गया। वेयर एट फर्स्ट ही शोड नो इंटरेस्ट, जहाँ पर पहले तो उसने कोई दिलचस्पी जाहिर ना की वट एवर इन बुक्स, किताबों के अंदर और स्टडी या मुताले के अंदर, बट डिवोटेड हिज अटेंशन ऑफ फिशिंग एंड मेकिंग स्केचेस ऑफ हिज कंपेनियन, बल्कि फ़िशिंग के अंदर उसकी दिलचस्पी थी और दोस्तों की तस्वीरें बनाना, स्केच बनाना, इसके अंदर दिलचस्पी थी। हाउएवर ताहम डायरेक्टली ही ग्रैब्स द फैक्ट, लेकिन फ़ौरन जल्दी वो समझ गया दैट इज़ एजुकेशन वाज अ ग्रेट ड्रैन ऑन हिज फैमिली, कि उसकी जो तालीम है उसकी फ़ैमिली के ऊपर बड़ा बोझ है, यानी मुझे भेजा भी जा रहा है, फीसेस पे की जा रही हैं, सारे अखराजात हो रहे हैं, लेकिन मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, इसका मतलब है मेरी फैमिली के ऊपर बोझ है। ही सेट हिमसेल्फ इन अर्नेस्ट एट स्कूल, उसने बड़ी संजीदगी से स्कूल लेना शुरू किया।
एंड सून डेवलप द पैशन फॉर वर्क, और जल्दी काम का जुनून उस पर सवार हुआ, एंड विच मार्क द होल ऑफ रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और ये जुनून जो था पूरी ज़िंदगी उस पर तारी रहा। कॉलेज एट अरबास डिड नॉट टीच फिलासफी, अरबाट्स कॉलेज जहाँ से उसने अपनी प्राइमरी एजुकेशन ली थी उसके पास फ़िलासफ़ी की तालीम के लिए कोई मौजूद नहीं था सिस्टम। आफ्टर अ टाइम, कुछ देर के बाद, पास्टर वेंट ऑन टू बेसनकॉन, पास्टर जो था वो बेसनकॉन कॉलेज चला गया, अ बिगर प्लेस, जो बड़ा कॉलेज था, विद अ बेटर एजुकेशनल प्रोविजन, और यहाँ पर तालीम की बेहतर सहूलियात मौजूद थी। हेयर ही ग्रेजुएटेड इन साइंस एंड आर्ट्स, यहाँ पर उसने साइंस आर्ट्स में ग्रेजुएशन की, एंड वॉज गिवन अ पोस्ट ऑन द कॉलेज स्टाफ, और कॉलेज स्टाफ के अंदर इसको हायर कर लिया गया। ही वॉज ऑलरेडी मच इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री, वो केमिस्ट्री में पहले दिलचस्पी रखता था, टू मच, बहुत ज़्यादा थी। सो फार द प्रोफेसर ऑफ दैट सब्जेक्ट एट बेसनकॉन, के बेसनकॉन के जो प्रोफेसर थे, होम पास्टर यूज टू एम्बेरस, अक्सर पास्टर उनको एम्बेरस, परेशान करता था, विद अनआंसरेबल क्वेश्चन, क्योंकि सवाल नाकाबिले जवाब होते थे इसके। एंड द प्रोफेसर इन क्वेश्चन डिसअप्रूव ऑफ सेइंग, और जिस प्रोफेसर से सवाल होता था वो उसके क्वेश्चन को हमेशा डिसअप्रूव कर देता था, ये कहते हुए कि आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम इस बारे में। एंड यूज टू ट्राई टू कीप पास्टर इन हिज प्लेस, और वो पास्टर को उसकी जगह पर रखना चाहता था। जगह पर रखने से क्या मुराद, बाय टेलिंग हिम, उसको ये कहा करता था दैट क्वेश्चन वर टू बी आस्क्ड बाय द टीचर ऑफ द स्कॉलर एंड नॉट वाइस वर्सा, कि सवाल करना उस्ताद का काम होता है, स्टूडेंट का काम नहीं होता। असल में प्रोफेसर जान छुड़वाना चाहता होता था, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो थे वो अनआंसरेबल थे। इन 1842, 1842 के अंदर, व्हेन ही वाज 20, जब उसकी उम्र 20 साल हुई, ही वेंट इन फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू ग्रेड एकोल नॉर्मल इन पेरिस, वो पेरिस के अंदर इम्तहान के लिए गया, एंड केम आउट 14 ऑन द लिस्ट, और लिस्ट में उसका 14वां नंबर आया। वेयर अपॉन, जिस पर ही रिफ्यूज़ टू एंटर, उसने दाखिला लेने से इनकार कर दिया। बीइंग सो डिसअपॉइंटेड एट नॉट गेटिंग अ हायर प्लेस, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसका नंबर 14वां था, उसका पहले दो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे नाम क्यों नहीं आया, इसी वजह से उसने दाखिला लेने से इनकार कर दिया। ही टुक द एग्जामिनेशन अगेन, दोबारा इम्तहान दिया, इन द फॉलोइंग ईयर, अगले साल, एंड वॉज 4th ऑन द लिस्ट, और अब इस दफ़ा उसका नाम लिस्ट में 4था था। एंड विच अपेरेंटली मोर आर लेस सेटिस्फाइड हिम, जिसकी वजह से वो थोड़ा सेटिस्फाइड था। एट दिस टाइम, इस वक्त, वन में से अ वर्ड अबाउट हिज प्राइवेट अफेयर, अगर हम बात करें उसकी थोड़ी सी ज़ाती मामलात के बारे में। इन 1848, 1848 के अंदर, एट द एज ऑफ 26 की उम्र में, ही बिकेम डिप्टी प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री इन द यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग, यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग के अंदर वो डिप्टी प्रोफेसर बन गया। एंड हियर ही मेट हिज फ्यूचर वाइफ, और यहाँ पर उसकी होने वाली बीवी से मुलाकात हुई, हु वाज द डॉटर ऑफ रेक्टर ऑफ द स्ट्रासबर्ग एकेडमी, जो स्ट्रासबर्ग एकेडमी के रेक्टर की बेटी थी। एंड दे वर मैरिड इन 1850, 1850 में उनकी शादी हुई। एंड इट सीम्स दैट पास्टर वाज सो बरीड इन हिज वर्क ऑन द वेडिंग डे, पास्टर शादी वाले दिन भी अपने काम में इतना मसरूफ़ था, दैट ही इंटायरली फॉरगॉट द सेरेमनी, कि उसे याद ही नहीं था कि आज उसकी शादी है। एंड हैड टू बी फेच्ड बाय अ फ्रेंड, और दोस्त उसको लेबॉर्ट्री से बुला के लेके गए कि आपकी शादी है। एंड द मैरिज होएवर वाज एक्सट्रीमली हैप्पी, शादी बड़ी खुशबाश थी, पुरमसरत थी। एंड द वाइफ सीम्स टू हैव बीन एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन हर हस्बैंड वर्क, और शायद उसकी वाइफ ने उसके काम के अंदर उसकी बड़ी हेल्प की, यानी वो भी पढ़ी लिखी खातून थी, और उसने बाद में इसकी अचीवमेंट्स के अंदर बड़ा रोल प्ले किया। इसके साथ ही पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट करते हैं यहाँ पे आज। इसका सेकंड पार्ट इंशाल्लाह रीडिंग हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और अब मूव करते हैं आज के इस लेक्चर की सेकंड टॉपिक की तरफ, जो कि पैराग्राफ है हमारे पास, सॉल्व पैसेजेस हैं, और आज हम डिस्कस करेंगे पैसेजेस फ्रॉम 16 to 18। So let's move on to the first one, that is a 16 passage from Saul passage। और दहशतगर्दी बहादुरी नहीं बुज़दिली है। टेररिज्म इज़ नॉट अ ब्रेवरी, रेदर इट इज़ अ कवर्डाइज। और हम नहीं समझ सकते कि किस तरह एक इंसान किसी भी वजह से आम बेगुनाह इंसानों को बम या किसी और हथियार से मारने का फ़ैसला कर सकता है। वट एवर द रीज़न बिहाइंड इट मे बी, वी कांट अंडरस्टैंड हाउ अ मैन डिसाइड्स टू किल कॉमन इनोसेंट पीपल विद अ बम और बाई एनी अदर वेपन। हमारे अजीज़ मुल्क में बहुत से बेगुनाह शहरी बम धमाकों में हलाक हो चुके हैं। इन आवर डियर कंट्री मैनी इनोसेंट सिटीजन हैव डाइड इन बम ब्लास्ट। इस्लाम में एक बेगुनाह का कत्ल तमाम इंसानियत के कत्ल के बराबर है। इन इस्लाम मर्डर ऑफ एन इनोसेंट पर्सन इज़ इक्वल टू द मर्डर ऑफ द होल ह्यूमैनिटी। खुदा किसी कातिल को कभी माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह विल नेवर फॉरगिव अ मर्डरर। और सेकंड पैराग्राफ है आज का नंबर 17। अब मसला कश्मीर दुनिया के अहम तरीन मसाइल में से एक बन चुका है। नाउ द कश्मीर इशू हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू। हुकूमत पाकिस्तान को इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाना चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड मेक यूज़ ऑफ दिस सिचुएशन। इसे दूसरे ममालिक में अपने वफूद भेजकर इस मसले को उजागर करना चाहिए। इट शुड हाईलाइट दिस इशू बाई सेंडिंग इट्स डेलीगेशन टू अदर कंट्रीज़।
मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी से दुनिया को आगाह करना चाहिए। इट शुड इन्फॉर्म द वर्ल्ड अबाउट द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द ऑक्यूपाइड कश्मीर। हर बैन अल-अक़वामी फ़ोरम पर ठोस दलाइल की बुनियाद पर इस मसले को ज़ेर बहस लाना चाहिए। दस दिस इशू शुड बी डिस्कस थ्रू सॉलिड आर्गूमेंट्स ऑन एवरी इंटरनेशनल फोरम। इंसानी हकूक़ की तंजीमों से कहा जाए कि वो खुद सूरत हाल का मुशाहिदा करें। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी आस्क्ड टू ऑब्जर्व द सिचुएशन बाय देमसेल्व्स। मुझे यकीन है कि हम संजीदा और मुखलिस हैं तो ये मसला मुस्तक़बिल करीब में हल हो जाएगा। आई एम श्योर इफ़ वी आर सीरियस एंड सिंसियर दिस इशू विल बी रिजॉल्व इन नियर फ्यूचर। और आज का लास्ट पैराग्राफ है, अगर एक शहर से दूसरे शहर जाना हो तो बाज़ लोग रेलगाड़ी का सफ़र पसंद करते हैं। सम पीपल लाइक टू ट्रैवल बाई ट्रेन इफ़ दे आर टू गो फ्राम वन सिटी टू अनदर। बात ये है कि गाड़ी का सफ़र आरामदेह है। द मैटर इज़ दैट जर्नी बाई ट्रेन इज़ कम्फर्टेबल। आम हालात में गाड़ियों में कोई ख़ास भीड़ नहीं होती। इन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस देयर इज़ नो रश ऑफ पीपल इन ट्रेन्स। और लोग बाज़ तो अब हवाई जहाज़ का सफ़र पसंद करते हैं। सम पीपल नो लाइक एयर ट्रेवल। ये सफ़र नहायत आरामदेह है मगर इसमें पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। दिस जर्नी इज़ वेरी कम्फर्टेबल बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। बाज़ लोग अपनी ही कार में सफ़र करते हैं। सम पीपल ट्रैवल बाय देयर ओन कार। और सबसे ज़्यादा आसानी इसी में है। इट हैज़ द ग्रेटेस्ट ईज़। इसके साथ ही आज के लेक्चर के दोनों टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। और